गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे। ठीक है, तो आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेज में पहला लेसन है व्याकरण का, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भाषा। भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से। भाष धातु से बना है भाषा शब्द। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। अब बात आती है भाषा किसे कहते हैं, तो परिभाषा होगी इसकी, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा कहलाती है। तो हमने जाना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि भाषा साधन है किसका? आदान प्रदान का, भावों के आदान प्रदान का। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के बेटे दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब बात आती है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर ग्रहण करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। क्या बताया? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को सुनकर ग्रहण करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का मूल रूप होता है। मौखिक भाषा का मूल रूप होता है और अस्थायी रूप होता है। मूल रूप क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले हम बोलना ही सीखते हैं, किसी शब्द को बोलना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। तो मूल रूप इसको इसलिए कहा जाता है। अस्थायी रूप क्यों है? क्योंकि जो बोल दिया वो मिट गया, लिखा तो नहीं गया, लिखा हुआ हम कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी रूप माना गया है। अब बात आती है लिखित भाषा किसे कहते हैं।
भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर ग्रहण करते हैं लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, लिखित भाषा है ये स्थायी रूप है, भाषा का स्थायी रूप है लिखित, मानक रूप है लिखित। क्वेश्चन बढ़ सकता है कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, मानक रूप कौन सा है, तो लिखित भाषा भाषा का स्थायी व मानक रूप है। अब हम जानेंगे कि भाषा, लिखित भाषा जो है भाषा में उसके महत्व क्या है। लिखित भाषा के महत्व, लिखित भाषा के महत्व। नंबर 1, यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है, यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। यह भाषा को सुरक्षित रखती है, यह भाषा को सुरक्षित रखती है। यह भाषा का स्थायित्व, यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। और चौथा है, यह भाषा के ज्ञान को संचित रखती है। तो ये महत्व होते हैं लिखित भाषा के। हमने क्या जाना कि लिखित भाषा है वो भाषा को मानक रूप प्रदान करती है, यह भाषा को सुरक्षित रखती है क्योंकि लिखा हुआ हम कभी भी पढ़ सकते हैं, भाषा को स्थायित्व देती है। ठीक है, और भाषा के ज्ञान को संचित रखती है। ठीक है, कभी भी देख सकते हैं हम लिखे हुए को। तो इससे आगे हम जानेंगे कि भाषा के रूप कौन कौन से, यानी कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में पहले हम लिखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संप्रक भाषा। मातृभाषा, मातृ मीन्स माता, माता के द्वारा प्राप्त की गई भाषा, माता के द्वारा प्राप्त की गई भाषा, माता के द्वारा प्राप्त भाषा, यानी कि जो भाषा हम परिवार में सीखते हैं, जो भाषा हम परिवार से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी परिवार में अगर राजस्थानी बोलते हैं तो बच्चे भी क्या बोलेंगे? राजस्थानी बोलेंगे। अगर गुजराती बोलते हैं परिवार में तो बच्चा भी गुजराती बोलेगा, यानी कि बच्चे की मातृभाषा क्या हुई? गुजराती हुई। ठीक है, तो मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम परिवार में सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र मीन्स होता है देश, देश की भाषा, जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है या बोली जाती है, जो भाषा देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है,
उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अपनी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी अपनाई गई। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा, राज मीन्स होता है प्रशासन, प्रशासन की भाषा, यानी कि राजकाज की भाषा। वह भाषा या जो भाषा देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा क्या होती है? आपस में बातचीत हम जब जिस भाषा से करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यह राजभाषा में हिंदी भी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है और अंग्रेजी भी। संपर्क भाषा में हिंदी भी प्रयोग की जाती है और अंग्रेजी भी, लेकिन भारत में ज्यादातर हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा का रूप होता है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब बोली में साहित्य रचना होने लगे, जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाती है तो वो उपभाषा कहलाती है। जैसे ब्रज है, अवधी है, इनमें साहित्य रचना होने लगी इन बोलियों में, तो इन्हें उपभाषा का दर्जा दिया गया। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का विस्तृत रूप होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। अब बात आती है लिपि की। लिपि का अर्थ होता है लिखना। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी लिपि, भाषा और लिपि। जैसे हिंदी की, संस्कृत, नेपाली और मराठी, इन चारों भाषाओं की लिपि है देवनागरी। अपनी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि है फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। अपनी जो लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन जो उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी जो लिपि है ये एकमात्र ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ज्यादातर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो अपनी लिपि देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हमने जान लिया लिपि के बारे में। अब हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है
जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी कि प्रत्येक भाषा में जो व्याकरण है वह भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना हमें सिखाता है। अब बात आती है कि व्याकरण के अंग कितने हैं। व्याकरण के अंग किसी बुक में बेटे 3 दे रखे हैं, किसी में 4, लेकिन जो मानक व्याकरण हिंदी है उसमें 4 अंग दिए गए हैं और आपकी जो बुक है इसमें 3 अंग दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, वर्ण के बाद आता है शब्द विचार, शब्द विचार के बाद आता है बेटे वाक्य विचार, और वाक्य विचार के बाद आता है पद विचार, पद विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसके, या हम कह सकते हैं कि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का ही सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और पद, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। तो ये थे व्याकरण के अंग, और भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है और बेटे आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोटबुक लेके बैठे, नोट्स बनाएं और अभ्यास करें। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।